हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। तो जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैकेनिक्स सब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग अभी तक लैमीज थ्योरम के प्रॉब्लम्स ले रहे थे, सिंपल वाले प्रॉब्लम्स ले रहे थे, सिंगल स्फीयर वाले प्रॉब्लम, टेंशन केबल वाले प्रॉब्लम्स हम लोग ले रहे थे, है ना। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। और प्रीवियसली हम लोगों ने फोर्थ सिस्टम चैप्टर पूरा खत्म किया, जिसके सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोडेड है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी जाइए, पहले से जाके वो वीडियो देख लीजिए, तो ये वाले प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेने वाले हैं, डबल स्फीयर वाला प्रॉब्लम लेने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है। इस टाइप के प्रॉब्लम कंपलसरी एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है, जो कि प्रॉब्लम नंबर 4 रहेगा हमारा, लैमीज थ्योरम पे बेस्ड कनेक्टेड बॉडीज वाला प्रॉब्लम रहेगा, है ना। तो अभी प्रॉब्लम में डायग्राम गिवन है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। इतना डायग्राम हम लोग को गिवन है और प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूं। देखो क्या दिया है, हम लोग को बोला है 2 स्फीयर्स A एंड B वेट 1000 न्यूटन एंड 750 न्यूटन। 2 स्फीयर्स है A एंड B, ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है, दोनों का वेट दिया अपने को 1000 न्यूटन एंड 750 न्यूटन है रिस्पेक्टिवली, आर केप्ड एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द रिएक्शन एट ऑल द कांटेक्ट पॉइंट, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों रिएक्शंस हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। और दिया क्या अपने को, रेडियस ऑफ स्फीयर A इज 400 mm एंड रेडियस ऑफ स्फीयर B इज 300 mm। तो दोनों के रेडियस दिए और दोनों के वेट दिए हम लोग को, और हर एक पॉइंट का, हर एक कांटेक्ट पॉइंट का रिएक्शन निकालना है, मतलब रिएक्शन एट पॉइंट 1, 2, 3 और 4 अपने को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को दिया है इनका वेट, तो सब में पहले वेट हम लोग लोकेट कर लेते हैं। वेट दोनों का हम लोग को दिया है, देखो स्फीयर A का वेट कितना दिया है, स्फीयर A का वेट दिया है हम लोग को 1000 न्यूटन, और स्फीयर B का वेट दिया है हम लोग को 750 न्यूटन, है ना, ये दिया है 750 न्यूटन। और दोनों का रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर A RA दिया है हम लोग को 400, और रेडियस ऑफ स्फीयर B RB दिया है आप लोग को 300, है ना। 300 दिया है कि 350 दिया है, 300, हाँ 300 ही दिया। रेडियस ऑफ स्फीयर B दिया है हम लोग को 300 mm, दोनों mm में है, और ये डायमेंशन हम लोग को दिया है, यहां से इतना डिस्टेंस है 700 mm, इसके सेंटर से लेके यहां तक। ओके, तो अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, यहां पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करके रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है। तो सब में पहला स्टेप क्या होता है, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो रिएक्शंस हम लोग को फाइंड आउट करना है उस सारे रिएक्शंस को यहाँ पे लोकेट करो, है ना। सारे रिएक्शंस को सब में पहले लोकेट कर दो। तो रिएक्शन को कैसे लोकेट करते हैं, देखो अब ये वाला जो स्फीयर B है हमारा, ये टच कर रहा है इस वाले सरफेस को, ये वर्टिकल सरफेस को, तो एट पॉइंट 1, तो यहां से इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगा। रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। सरफेस हमारा वर्टिकल है तो इसको परपेंडिकुलर मतलब ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, इसको नाम दे देंगे हम लोग R1, रिएक्शन एट पॉइंट 1। सिमिलरली जो स्फीयर हमारा B है, इसका वेट आ रहा है इस सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एट पॉइंट 2, तो इस पॉइंट 2 से इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगा। इस पॉइंट 2 से इसके ऊपर जो रिएक्शन क्रिएट होगा वो कैसा रहेगा, अपवर्ड रहेगा। अभी वेट हम लोग थोड़ा ऊपर से बताते हैं, है ना, ताकि इस वाले रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे शो कर सके, है ना। इस वाले रिएक्शन को शो करेंगे हम लोग, वेट अपवर्ड बताएंगे, देखो, है ना। तो हमारा जो वेट है यहाँ पे, ये वेट हम लोग ऐसे ऊपर से बताएंगे, इसका 750 न्यूटन का वेट है, ये ऊपर से बता देंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे 2 का जो रिएक्शन आएगा, सरफेस है हमारा हॉरिजॉन्टल, तो रिएक्शन आएगा यहाँ से ऐसे वर्टिकल रिएक्शन आएगा। रिएक्शन कभी भी कैसा होता है, मैंने पहले ही बताया था, रिएक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट रहेगा, डायरेक्शन की तरफ, पॉइंट की तरफ डायरेक्शन रहेगा उसका। और टेंशन कभी भी कैसा रहेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट रहेगा, पॉइंट से बाहर की तरफ रहेगा। यहाँ पे सारे रिएक्शन है तो सारे रिएक्शन पॉइंट की तरफ रहेंगे, डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो रिएक्शन कैसा रहेगा, वर्टिकल। रिएक्शन कभी भी सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, याद रखो पक्का। ये आया अपना R2। अब तीसरी चीज है यहाँ पे R3। अब R3 क्या रहेगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले स्फीयर का वेट आ रहा है B पे और B वाले स्फीयर का वेट आ रहा है A पे, तो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट रिएक्शन होगा। अब इंटरमीडिएट रिएक्शन मतलब क्या,
इस सरफेस का वेट आ रहा है, स्फीयर का वेट आ रहा है इस स्फीयर पे बी पे, और बी का वेट आ रहा है ए पे। तो ए से बी पे रिएक्शन होगा और बी से ए पे रिएक्शन होगा, और ये जो रिएक्शन रहेगा ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगा और अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बी का वेट ज्यादा है, 1000 है, तो इसका रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए, इसका रिएक्शन कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्यों? बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना वेट ए का बी पे आएगा उतना ही वेट बी का ए पे आएगा। जो रिएक्शन क्रिएट होगा दोनों की तरफ से, दोनों के ऊपर, वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट रिएक्शन रहेगा। तो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन कैसा रहेगा? R3 यहां से इस सरफेस से इसके ऊपर आएगा और यहां से इसके ऊपर आएगा। ये इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ये रहेगा R3 हमारा। R3 कॉमन रहेगा दोनों के लिए, सेम रिएक्शन रहेगा। अगर सपोज यहाँ पे R3 हम लोगों ने निकाल लिया तो यहाँ पे सेम R3 हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे इस वाले स्फीयर की बात करते हैं। इस वाले स्फीयर का वेट है 1000 न्यूटन, जो डाउनवर्ड बताया हम लोगों ने। अब इसके बाद स्फीयर ए किसको टच कर रहा है? इस वाले सरफेस को टच कर रहा है, मतलब स्फीयर ए का जो वेट है इस वाले इंक्लाइन सरफेस के ऊपर आ रहा है। तो इस इंक्लाइन सरफेस से इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगी। रिएक्शन कभी भी कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो इस वाले सरफेस को परपेंडिकुलर रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगी, जो कि रहेगी हमारी R4, है ना। ये पॉइंट 4 पे टच कर रहा है स्फीयर सरफेस को, इसके लिए रिएक्शन को नाम दे देंगे हम लोग R4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में हम लोग को ये एंगल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम में ये एंगल अपने को दिया है 60 डिग्री। ओके, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब हम लोग को रिएक्शंस R1, R2, R3 और R4 निकालने हैं। उसके लिए हम लोग को इक्विलिब्रियम के कंडीशंस यूज करने हैं। समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, और लैमिस थ्योरम का यूज कर सकते हो, या फिर लैमिस थ्योरम को ऑप्शनल होता है मोमेंट, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लैमिस थ्योरम का हम लोग यूज कर सकते हैं क्या। लैमिस थ्योरम का यूज करने के लिए कंडीशन क्या होती है? लैमिस थ्योरम आप तभी यूज कर सकते हो जब तीन फोर्सेस हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन ही फोर्सेस एक्ट हो रहे और कॉन्करेंट फोर्सेस रहने चाहिए वो, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो स्फीयर बी के ऊपर 1 2 3 4 चार फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे लैमिस थ्योरम का सवाल ही नहीं पैदा होता है। स्फीयर ए को अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो स्फीयर ए के ऊपर 1 2 और 3 यहाँ पे तीन फोर्सेस है और तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस है। तो यहाँ पे हम लोग लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो सब में फर्स्ट हम लोग यही करने वाले हैं, लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे स्फीयर ए पे, जहां से अपने को R4 और R3 की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए अपने को? उसके लिए हम लोग को एंगल्स पता होने चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है हमारा सरफेस, ये है इसकी परपेंडिकुलर रिएक्शन। तो अब ध्यान से सुनना, सरफेस का एंगल हम लोग को यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टल से, सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है, तो उसकी परपेंडिकुलर रिएक्शन का एंगल वर्टिकल से क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये बहुत की पॉइंट है, याद रखना अच्छे से। जब भी लैमिस थ्योरम वाले डबल स्फीयर वाले प्रॉब्लम आएंगे तो बहुत काम में आएगा, है ना। क्या याद रखना है? जो भी सरफेस है, सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है, तो उस सरफेस की जो परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगी उसका एंगल वर्टिकल से सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर सरफेस का एंगल वर्टिकल से दिया है तो उसकी जो परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगी उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से सेम हो जाएगा। इधर हॉरिजॉन्टल से दिया तो इधर वर्टिकल से ले लेने का, अगर इधर वर्टिकल से दिया तो उधर हॉरिजॉन्टल से ले लेने का, दोनों एंगल सेम रहेंगे। ओके, ये 60 है तो ये 60 हो गया। अब अपने को चाहिए ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कैसे मिलेगा? ये वाला एंगल निकालने के लिए थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? हम लोग को इस वाले ट्रायंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा, ये वाले ट्रायंगल, है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको नाम दे दो सी। ओके, अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल थीटा मुझे फाइंड आउट करना है। इस थीटा को निकालने के लिए मैं इस वाले ट्रायंगल का यूज करूंगा। अब इस वाले ट्रायंगल का यूज करके मैं कैसे एंगल निकाल सकता हूं? एंगल निकालने के लिए ट्रायंगल के अगर कोई भी दो साइड्स मुझे पता हो, ट्रायंगल के अगर कोई भी दो साइड्स मुझे पता हो तो मैं सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मुझे वही करना है, इस ट्रायंगल के दो साइड्स का पता लगाना है। देखो क्या क्या पता है मुझे इधर कुछ दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 400 300 क्या है, ये रेडियस है किसके? स्फीयर ए और बी के। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ए से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है? ये इक्वल्स टू रेडियस है, ये इक्वल्स टू क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है, ये 400 है। और ये क्या है? ये इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर बी है, ये 300 है। ये 300 प्लस 400
तो ये ए से बी क्या हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी डिस्टेंस 700 हो जाएगा बराबर। ये रेडियस है 400, ये रेडियस है 300, तो टोटल कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए बी हमारा 700 हो जाएगा, है ना। ये 400 ये 300 कितना हो गया 700। ओके, अब एक साइड तो मिल गई, ए बी तो मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया अपने को। अब कोई भी एक साइड चाहिए अपने को। वर्टिकल ये डिस्टेंस के लिए कोई ऑप्शन है क्या, एसी के लिए, एसी नहीं मिल सकता है ना, कोई वर्टिकल डिस्टेंस अपने को नहीं दिया। बीसी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, देखो बीसी के लिए ध्यान से ऊपर देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 700, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं 700 का। कैसे, देखो ये 700 मतलब यहां से यहां तक टोटल 700 है। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ये तो रेडियस है, किसका रेडियस है, बी का, स्फीयर बी का रेडियस है ये ना, और ये रेडियस अपने को दिया हुआ है कितना है 300 है, तो ये है 300, ठीक है। अब ये टोटल कितना है, ये टोटल 700 है, ये 700 है, ये 300 है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, ये 400 रहेगा, है ना। यहां से इतना डिस्टेंस मतलब बीसी कितना रहेगा, बीसी हमारा रहेगा 400 बराबर, बीसी हमारा 400 रहेगा, टोटल 700 है, ये 300 क्या है, इसका रेडियस है, तो 700 में से 300 माइनस कर दिया तो कितना बचा 400, जो कि बीसी है, हमारा डिस्टेंस हम लोग को दूसरा मिल चुका है ना। मतलब अपने को देखो ए बी मिल गया, बीसी मिल गया, तो अब ये एंगल आराम से निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल को इधर अलग से ड्रॉ कर लेता हूं मैं, देखो ये है अपना ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे ए बी है 700, बीसी है 400, ये वाला एंगल चाहिए अपने को। सिमिलरली हम लोग को ये वाला एंगल भी चाहिए, ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे हम लोग, है ना, ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हम लोग निकाल लेंगे। इसको अल्फा नाम दे देता हूं, ठीक है, अल्फा और थीटा दोनों निकालेंगे। सब में पहले थीटा निकालेंगे, देखो अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, देखो अपोजिट बाय हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा, है ना, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है 400 और हाइपोटेनियस क्या है अपना 700, तो साइन थीटा होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो यहां से थीटा मिल जाएगा हम लोग को। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 400 अपॉन 700, है ना, तो यहां से हम लोग को थीटा मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है थीटा, है ना, तो शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स मिल जाएगा 400 अपॉन 700, कितना आ गया 34.84, ये वाला एंगल मिला अपने को 34.84 डिग्री, है ना। अब निकालना है ये वाला एंगल अल्फा। अब इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल एक चीज अब आप कर सकते हो, इस ट्रायंगल को देख रहे हो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये थीटा और अल्फा दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन होता है 180, ये 90 है, तो ये दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस सिंपल 34.84 को 90 में से माइनस करके ले लो, अल्फा मिल जाएगा तुम लोग को, है ना, डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट यूज करो, अल्फा पता करना है अपने को। ये कौन सा साइड है एडजेसेंट, ये क्या है हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस क्या होता है cos थीटा, है ना, सो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट है हमारा 400, हाइपोटेनस है 700, है ना, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स ऑफ 400 अपॉन 700, है ना। इसको कैलकुलेट कर लो, देखो शिफ्ट दबा के cos प्रेस करो, cos इनवर्स मिलेगा 400 अपॉन 700, कितना आया 55.15, देखो 55.15 मिला अपने को, है ना। अब ये सेम चीज अपन इसको माइनस करके भी ले सकते हैं, देखो 90 में से इसको माइनस करेंगे 34.84 को, है ना, तो कितना आ जाएगा वही सेम वैल्यू मिलेगा 55.1615, चलेगा दोनों भी चलेगा, वैसे भी निकाल सकते हो वैसे भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी जैसे भी निकालो, ठीक है। एंगल मिल गया अपने को, ये वाला एंगल कितना मिला, ये वाला एंगल मिला 55.15 और ये वाला एंगल देखो ये वाला एंगल मिला अपने को, ये वाला एंगल मिला है यहाँ का अपने को, देखो 55.15 डिग्री और ये वाला कितना मिला 34.84, ये मिल गया 34.84 डिग्री, ओके।
दोनों एंगल मिल चुके हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली स्फीयर ए के जगह पे ये एंगल पता है, 3 फोर्सेस से लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो चलो यहाँ पे कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम, यहाँ पे लिखना है ऐसा, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर ए, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर ए। अब स्फीयर ए पे कितने फोर्सेस है? 1 2 3, सिर्फ 3 फोर्सेस बताओ, बाकी कुछ नहीं बताना है ना। 3 फोर्सेस बताओ और एंगल्स बताओ। ये अपना 1000 न्यूटन का वेट, ठीक है। इधर से रिएक्शन आ रही है R4 जो 60 डिग्री पे है ना। ये रिएक्शन R4 शो कर दो। ये एंगल कितना है? 60। इधर से आ रहा है R3, अपना R3 जा रहा है इधर से ऐसे, है ना। तो यहाँ पे बता दो R3, ये वाला R3 एंगल कितना है? 34.84, है ना। ये आया अपना R3। ओके, अब लैमिस थ्योरम अप्लाई करो। अप्लाइंग लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो ये R3 अपॉन R3 के नीचे क्या आएगा? साइन ऑफ R3 को हाइड कर दो तो क्या बचा? 1000 और R4, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन ऑफ 60। ओके, सिमिलरली इज इक्वल्स टू, अभी ये 1000 न्यूटन का फोर्स ले लो, 1000 अपॉन 1000 को छोड़ दो। अब 1000 बाहर की तरफ है, ये दो अंदर की तरफ है, तो एंगल कौन सा लेंगे? अंदर वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, है कि नहीं। तो ये वाला एंगल लेना है अपने को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ऑफ, दोनों को ऐड करेंगे, 60 प्लस 34.84, 60 प्लस 30 कितना था? 90, तो 94.84, 94.84 आएगा, इज इक्वल्स टू R4, है ना। R3 ले लिया अपन ने, बचा क्या? R4 अपॉन साइन ऑफ, है ना। R4 को छोड़ दो, बचा क्या? 1000 और R3, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 34.84, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 34.84। ये वाला रफ कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, है ना, ये नहीं चाहिए अपने को, है ना। 34.84। ओके, इक्वेशन बन गया लैमिस थ्योरम का अपना। अब क्या चाहिए अपने को? R3 और R4 चाहिए। सब में पहले R3 निकाल लेंगे, ये दोनों को यूज करो, है ना। अब ये दो ही इक्वेशन को यूज करना है। R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो R3 इज इक्वल टू, देखो 1000, ये 1000 अपॉन साइन ऑफ 94.84, ये एज इट इज रहेगा, है ना, इनटू ये जो साइन 60 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन ऑफ 60। तो यहां से हम लोग को R3 का वैल्यू मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं R3, है ना। सो देख लेते हैं R3 कितना मिलने वाला है हम लोग को। सबसे पहले क्या करेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 94.84, है ना, इनटू साइन ऑफ 60, कितना आ गया? 869.12। ये आ गया पहला वैल्यू हमारा 869.12 न्यूटन। ये मिला अपने को R3। अब R3 हम लोग को मिल चुका है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब बाकी का वैल्यू निकालेंगे, R4 निकाल लेंगे। तो देखो R4 निकालने के लिए क्या करोगे आप? R4 निकालने के लिए ये दो इक्वेशंस का यूज करोगे, ये दोनों का यूज करो, है ना। तो ये दोनों का यूज करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे 1000 अपॉन साइन ऑफ, क्या है हमारा? 94.84 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R4 अपॉन साइन ऑफ 34.84। R4 निकालना है तो R4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन साइन ऑफ 94.84 इनटू ये साइन 34.84 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, है ना। ये आ जाएगा साइन 34.84 मल्टीप्लिकेशन, है ना। अभी इसको कैलकुलेट करो। 1000 अपॉन साइन ऑफ 94.84 इनटू साइन ऑफ 34.84, कैलकुलेट कर दो तो ये वैल्यू मिल जाएगा अपने को 573.33, 573.33। ये मिल गया अपने को दूसरा वाला वैल्यू, R4 का वैल्यू, है ना, 573.33 न्यूटन, है ना। अब पॉइंट के बाद का वैल्यू चेंज भी होता है तो भी चलेगा।
573 आ गया, उसके बाद 0.48 आओ, 44 आओ, 34 आओ, चलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दो वैल्यूज अपने को यहाँ पे मिल चुके हैं, R3 की वैल्यू मिली है और R4 की वैल्यू मिल गई है। अब निकालना है R1 और R2। इसके लिए अपने को स्फीयर B का इक्विलिब्रियम कंसीडर करना पड़ेगा। अब स्फीयर B का इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे और R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। R3 तो अपने को ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लैमिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 4 फोर्सेस है। तो समेशन ऑफ f ऑफ x और समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो, तो इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं ये वाले पोर्शन को, है ना। और B का इक्विलिब्रियम करेंगे अभी हम लोग स्फीयर B का, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर B लिखना है, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर B। स्फीयर B पे जो फोर्सेस है वो यहाँ पे शो कर दो। देखो यहाँ पे पहला फोर्स है हमारा वर्टिकली अपवर्ड फोर्स R2 जो निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा R1, ये भी फाइंड आउट करना है हम लोग को, और वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा वेट है जो नोन है हमारे लिए 750 न्यूटन का, ये नोन फोर्स है। तो नेक्स्ट जो फोर्स है हमारा वो है हमारा R3 फोर्स जो एक्ट होने वाला है पॉइंट B पे, यहाँ पे स्फीयर B के ऊपर R3 फोर्स हमारा एक्ट होने वाला है। R3 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, कितना मिला था R3 हम लोग को, मिला था 869.12। तो यहाँ पे हमारा फोर्स आ जाएगा 869.12 न्यूटन का, और इसका एंगल भी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, कितना है 55.15। देखो तो 55.15 डिग्री का एंगल है। अब समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 के कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सिस्टम में सारे फोर्सेस हम लोग को कैसे चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो सब में पहले इसको रिजॉल्व कर लेंगे इस फोर्स को, देखो है ना, इसका एक आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द पॉइंट रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा हमारा cos 869.12 cos ऑफ 55.15 है ना, और ये वाला कंपोनेंट आएगा साइन 869.12 साइन ऑफ 55.15। ओके, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया हम लोगों ने। अब सिस्टम में सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही फोर्स है। तो अब हम लोग कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, राइट वर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्ट वर्ड नेगेटिव। राइट साइड में कौन जा रहा है, हमारा R1 जा रहा है, तो R1 माइनस लेफ्ट में कौन आ रहा है 869.12 cos ऑफ 55.15 है ना, ये आ रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, दो ही फोर्सेस है, इक्वल्स टू 0। ये माइनस में इसको उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा और R1 की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। देखो 869.12 cos ऑफ 55.15। ओके, अब ये वैल्यू कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको R1 मिलेगा। देखो 869.12 cos ऑफ 55.15 कितना आ गया 496.64 है ना। देखो 496.64 ये मिला अपने को R1, 496.64 न्यूटन, ये मिल गया R1। अब बचा सिर्फ R2, उसके लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। ऊपर कौन जा रहा है, ऊपर जा रहा है हमारा R2, तो यहाँ पे लिख दो R2। नीचे कौन से फोर्सेस है, दो फोर्सेस है, तो क्या लिखेंगे -750 एंड -869.12 साइन ऑफ 55.15 है ना, इज इक्वल्स टू 0। अभी माइनस में इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू, देखो 750 प्लस 869.12 साइन ऑफ 55.15। ओके, अभी इसको कैलकुलेट कर लेना है, कैलसी में पुट करना है अच्छे से। 750 प्लस है ना 869.12 साइन ऑफ 55.15 है ना, देखो कितना आ जा रहा है 1463.24।
1463.24 है ना न्यूटन। ये आ गया हमारा R2। तो देखो R1 भी निकाला, R2 भी निकाला, R3 भी निकाला, R4 भी निकाला। सारे अननोन रिएक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप के प्रॉब्लम हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछते हैं, तो प्रॉपरली स्टडी करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।